नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सास की झूठी सान। रात का समय था। पूरा घर नींद के आगोश में था, पर राधिका को नींद आ ही नहीं रही थी। उसने दर्द से कराहते हुए करवट बदली और कांपती आवाज में अपने पति से कहा, विक्रम, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पिछले कई दिनों से मेरे पैरों की सूजन लगातार बढ़ती जा रही है। कमर में ऐसा दर्द उठता है जैसे किसी ने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी हो। अब तो खड़े रहना भी मुश्किल हो गया है। विक्रम ने झुंझलाकर आंखें खोली, मोबाइल की स्क्रीन पर समय देखा और वे सिकोड़ते हुए बोला, राधिका, आखिर तुम्हें टाइम भी यही मिलता है क्या? रात के 12 बजे मुझे ये सब सुनाने बैठ गई हो। दिन भर ऑफिस में बॉस की डांट, फाइलों का दबाव और मीटिंग्स का तनाव झेलता हूँ, और सोते समय तुम अपनी शिकायतों की लंबी लिस्ट लेकर बैठ जाती हो। राधिका ने कुछ कहने के लिए ओठ खोले ही थे कि विक्रम ने उसकी बात बीच में काट दी। और सुनो, माँ बता रही थी कि आजकल तुम 2-2 3-3 घंटे दोपहर में आराम फरमाती हो। फिर ये थकान, कमजोरी और दर्द की कहानी कहाँ से आ गई? घर पर रहकर आखिर ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ देती हो? उसके शब्द तीर की तरह राधिका के दिल में उतरते चले गए। विक्रम ने तंज भरे लहजे में आगे कहा, मुझे तो लगता है तुमने बीमारी को भी फैशन बना लिया है। कभी कमर दर्द, कभी सिर दर्द, कभी पैरों में सूजन। थोड़ा सुबह सुबह टहल लिया करो तो शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर उसने चादर अपने चेहरे तक खींच लिया और बेरुखी से बोला, अब बस भी करो, मुझे चैन से सोने दो। रात काफ़ी हो गई है। कल मेरी सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए मेरे पास अभी बिल्कुल समय नहीं है। इतना कहकर वह दूसरी तरफ करवट लेकर सो गया। राधिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का दर्द तो एक तरफ था, लेकिन अपने ही पति की बेरुखी ने उसके दिल को उससे भी गहरा घाव दे दिया था। वह छत को निहारती रही और पूरी रात सोचती रही, समय हो तो न टहलने जाऊं। राधिका की पलकों पर ठहरे आंसू चुपचाप उसके तकिए में समा गए। वह कैसे बताती कि जिस समय उसकी सास दोपहर की आराम की नींद का किस्सा सुनाती हैं, उस समय वह तपती छत पर घंटों खड़ी होकर पापड़ पलटती है, अचार के मर्तबान संभालती है और धूप की आग में खुद को झोंक देती है। लेकिन विक्रम के लिए माँ की हर बात किसी फैसले से कम नहीं थी। उसे लगता था कि माँ जो कहती है वही सच है। राधिका ने भारी मन से दर्द की गोली निकाली और निगल ली, आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे पता था अगली सुबह उसे एक नई जंग लड़नी है। अगली सुबह उनकी शादी की 5वीं सालगिरह थी। विक्रम मुस्कुराते हुए राधिका के पास आया और बोला, हैप्पी एनिवर्सरी राधिका। शाम को जल्दी तैयार हो जाना, आज का दिन खास है। राधिका ने भी फीकी मुस्कान के साथ उसे शुभकामनाएं दी, लेकिन उसके चेहरे की थकान छुपाए नहीं छुप रही थी। नाश्ते की मेज पर बैठी शारदा देवी बड़ी गर्व से बोली, विक्रम बेटा, आज की पार्टी की बिल्कुल चिंता मत करना तुम। सारे इंतजाम मैंने अपने हाथ में ले लिए हैं। आखिर मेरे बेटे बहू की सालगिरह है, कोई कमी थोड़ी ना रहने दूंगी। अरे, मेरी दीदी ने अपनी बहू का क्या एनिवर्सरी मनाई थी, बस 2-4 लोगों को बुलाकर पार्टी मना ली। मैं अपने बेटे बहू की सालगिरह ऐसे धूमधाम से मनाऊंगी कि पूरे मोहल्ले में उसकी चर्चा होगी सालों तक। लोग देखते रह जाएंगे और सालों तक इस पार्टी की मिसाल देंगे। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैंने तो सोचा था कि हम सब बाहर किसी अच्छे होटल में डिनर कर लेते, आपको और राधिका को भी आराम मिल जाता। शारदा देवी ने तुरंत बात काटते हुए कहा, होटल का खाना भी कोई खाना होता है? घर के खाने की बात ही अलग होती है। तेरी मौसी, चाचा चाची और कई रिश्तेदार आने वाले हैं। मेरे बेटी दामाद तो अभी ही आते होंगे। और सुन,
मैंने राधिका को साफ कह दिया है कि आज वह कोई काम नहीं करेगी। किचन में उसे कुछ पकाना नहीं है, बस अच्छे से सज धज कर तैयार होकर मेहमानों का स्वागत करेगी। आज उसका दिन है, वह चाहे जैसे रह सकती है और जी सकती है खुलकर। रसोई में खड़ी राधिका यह सब सुन रही थी। सास के मुंह से निकला यह झूठ उसके सीने में किसी तीर की तरह चुभ गया। उसका हाथ इतना कांप गया कि चाय की गर्म बूंदें उसके सूट पर छलक पड़ी। उसके मन में कड़वी हंसी उभरी। कोई काम नहीं करेगी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही तो शारदा देवी ने उसके हाथ में 4 पन्नों का मेन्यू थमा दिया था। 20-22 मेहमानों के लिए दाल मखनी, मटर पनीर, जीरा पुलाव, बूंदी का रायता और गुलाब जामुन। गाजर का हलवा बनाने की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर डाल दी गई थी। महाराज? कौन सा महाराज? कोई नहीं आने वाला था और राधिका ही उनकी महाराज थी। ऊपर से सख्त हिदायत भी दे दी थी, खबरदार अगर विक्रम को जरा भी भनक लगी कि सारा खाना तू बना रही है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घर की औरतें काम से नहीं भागती, समझी? शारदा जी गर्व से बोली, जरा मेरी बेटी प्रिया से भी कुछ सीखो। घर में शादी ब्याह हो, तीज त्यौहार हो या कोई बड़ा आयोजन, वह हमेशा सबसे आगे खड़ी मिलती है। जरूरत पड़ जाए तो नौकरों चाकरों की छुट्टी कर खुद पूरा घर संभाल लेती है। पर वो अभी पार्लर गई हुई, बस आते ही तुम्हारे काम में हाथ बटा देगी। मैं खुद सब्जियां काटने बैठ जाती, लेकिन अभी कई रिश्तेदारों और मेहमानों को निमंत्रण देना बाकी है। फिर मोबाइल उठाते हुए वो बड़ी शान से बोले, और हाँ, तुम्हारे मायके में भी तो फ़ोन करना है। आखिर उनके ही बेटी और दामाद की सालगिरह है। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि हम अपनी बहू को कितने प्यार, सम्मान और खुशियों से रखते हैं। ऐसी शाही दावत होगी कि तुम्हारे घर वाले भी देखकर कहेंगे, सचमुच राधिका बहुत भाग्यशाली है जो उसे इतना ख्याल रखने वाला ससुराल मिला है। राधिका ने चुपचाप अपनी आंखों की नमी पोंछी और फ्रिज से सब्जियां निकालने लगी। उसे पता था कि आज उसकी सालगिरह नहीं, बल्कि उसकी सहन शक्ति की एक और कठिन परीक्षा होने वाली है। असलियत यह थी कि शारदा जी के लिए बेटे बहू की सालगिरह कोई पारिवारिक खुशी का अवसर नहीं, बल्कि अपनी झोली भरने का एक सुनहरा मौका था। उनके मन में बार बार एक ही हिसाब किताब चल रहा था कि जितने ज़्यादा मेहमान आएंगे उतने ही महंगे महंगे तोहफे मिलेंगे। कोई सोने की अंगूठी देगा और कोई चांदी का सेब, तो कोई लिफाफे में मोटी रकम रख जाएगा। और सबसे ज़्यादा उम्मीद तो उन्हें राधिका के मायके वालों से थी। आखिर उनकी बेटी की सालगिरह है, खाली हाथ तो आएंगे नहीं। सोने के गहने, महंगे कपड़े और नगद शगुन तो लेकर ही आएंगे। यह सोचकर शारदा जी के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल जाती है। उनके लिए यह समारोह रिश्ते का उत्सव कम और तिजोरी भरने का साधन ज़्यादा था। वह मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी कि जैसे जैसे मेहमानों की सूची बढ़ रही है, वैसे वैसे उनकी अलमारी और तिजोरी भी भरती चली जाएगी। उन्हें बेटे बहू की खुशियों से ज़्यादा इंतज़ार उन चमकदार डिब्बों और मोटे लिफाफों का था जो शाम होते होते उनके घर पहुंचने वाले थे। ऑफिस के लिए निकलते समय विक्रम ने मुस्कुराकर राधिका की तरफ देखा और कहा, देखा राधिका, मेरी माँ तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। तुम्हें जरा भी परेशानी न हो, इसीलिए उन्होंने खाना बनाने के लिए महाराज तक बुला लिया। लेकिन तुम हो कि हर बात में उनकी कमी ही ढूंढती रहती हो और मेरे कान भरती हो। फिर प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आज हमारी सालगिरह है शादी की, इसीलिए शाम को अच्छे से तैयार होना। मैंने जो नई साड़ी तुम्हारे लिए लाई थी ना, लाल कलर वाली, वही पहनना। आज तुम्हें सबसे खूबसूरत दिखना है। इतना कहकर विक्रम घर से निकल गया। दरवाज़ा बंद होते ही
घर का माहौल पल भर में बदल गया। अभी तक ममता और चिंता का मखौटा लगाए बैठी शारदा जी ने राहत की सांस ली, सोफे पर आराम से पसर गई और टीवी का रिमोट हाथ में उठा लिया। फिर ऊंची आवाज में बोली, राधिका, वहाँ मूर्ति बनकर क्या खड़ी है? घड़ी देख, 11 बज चुके हैं। मेहमान सिर पर खड़े हो जाएंगे और तुझे अभी बहुत सारे काम निपटाने हैं। उन्होंने आदेश भरे स्वर में आगे कहा, पहले मटर छीलना शुरू कर और सुन, पनीर के सारे टुकड़े एकदम बराबर होने चाहिए। जरा से भी लापरवाही तो रिश्तेदारों के सामने मेरी नाक कट जाएगी, समझी? कुछ पल रुक कर उन्होंने फिर ताना मारा, और हाँ, काम जल्दी खत्म कर लेना, शाम को तैयार भी तो होना है तुझे। कहीं ऐसा न हो कि लोग कहें, शारदा की बहू को न ढंग से काम करना आता है, न खुद को सजना संवारना, फूहड़ है बिल्कुल। राधिका चुपचाप सब सुनती रही। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसा, आंखों में उमड़ आए आंसुओं को भीतर ही दबाया और रसोई की तरफ बढ़ गई। उसे अच्छी तरह पता था कि आज की सालगिरह उसके लिए किसी उत्सव से ज़्यादा एक कठिन परीक्षा बनने वाली है। तभी मुख्य दरवाज़ा खुला और शारदा जी की बेटी प्रिया बड़ी ठाट बाट के साथ घर में दाखिल हुई। उसके हाथों में शॉपिंग बैग थे और चेहरे पर हमेशा की तरह आत्मविश्वास भरी मुस्कान। अरे भाभी, प्रिया ने ऊंची आवाज में कहा, मैं अभी दिल्ली के बड़े बड़े मॉल घूम कर आ रही हूँ। आपके लिए गिफ्ट लेने का बहुत सोचा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया कि क्या लूँ। आपके पास तो पहले से ही सब कुछ है। ऐसा करते हैं, कल हम दोनों साथ चलेंगे, जो पसंद आएगा वही दिला दूंगी, जो कि वह कभी दिलाने वाली ही नहीं थी। शारदा जी तुरंत बीच में बोल पड़ी, अरे नहीं बेटी, हम अपनी बेटी से थोड़े ही कोई तोहफा लेते हैं। तू खुश रहे, यही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तू आ गई, बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। प्रिया ने सोफे पर बैठते हुए कहा, वैसे माँ, अगर हो सके तो भाभी की थोड़ी मदद कर दीजिए, आखिर आज इनकी सालगिरह है। मेरी भी तो बहुत तैयारी बाकी है। अभी मुझे नया डिजाइनर गाउन लेने जाना है मार्केट। आज की पार्टी में सबसे अलग और सबसे खास दिखना है। आखिर मैं इस घर की बेटी हूँ, कोई मामूली मेहमान नहीं। शारदा जी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बेटी, जैसे तेरी मर्जी। पहले बैठ तो सही, राधिका अभी तेरे लिए गरम गरम नाश्ता और चाय लेकर आती होगी। रसोई में खड़ी राधिका यह सब सुन रही थी। उसके होठों पर एक फीकी मुस्कान उभरी और मन में एक टीस सी उठी, वारी किस्मत, सालगिरह मेरी है, लेकिन चिंता इस बात की है कि ननंद रानी पार्टी में सबसे खूबसूरत कैसे दिखेंगी। मेरे हिस्से में तो बस रसोई की गर्मी, पसीने, बर्तनों की खनखनाहट और सबकी फरमाइशें ही आई हैं। चाय के कप ट्रे में सजाने लगी। उसे अब समझ आ चुका था कि इस घर में उसकी सालगिरह सिर्फ एक बहाना है। असली उत्सव तो दूसरों की शान दिखाने के लिए मनाया जा रहा है। राधिका ने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसा और काम में लग गई। एक अकेली औरत और 20-25 लोगों का खाना कैसे बनाएगी? मिक्सर की आवाज़, कुकर की सीटियाँ और बर्तन की खनखनाहट के बीच उसकी सिसकियाँ कहीं दबकर रह गई। उसके पैरों की सूजन अब और ज़्यादा बढ़ गई। उसके पैरों की सूजन अब और ज़्यादा बढ़ गई। लगातार खड़े रहने से उसे चक्कर आने लगे थे, लेकिन रुकने की इजाज़त नहीं थी। शारदा जी बीच बीच में रसोई के दरवाजे तक आती और सिर्फ आदेश देकर चली जाती। काजू का पेस्ट थोड़ा महीन पीसना, गुलाब जामुन की चाशनी ज़्यादा गाढ़ा मत बना देना। मदद के नाम पर उन्होंने एक गिलास पानी तक उठाकर नहीं दिया। शाम के 7 बजते बजते राधिका की हालत ऐसी हो गई थी जैसे वह किसी भट्टी से निकलकर आई हो। पसीने से भीगे बाल, चेहरा पूरी तरह थका हुआ और आंखों के नीचे काले घेरे। उसने जैसे तैसे सारा खाना तैयार किया, ड्राइंग रूम साफ किया और फिर भागकर कमरे में
तैयार होने चली गई। जब मेहमान आने लगे तो राधिका पूरी तरह सजी धजी खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे की थकान मेकअप की परतों के नीचे भी साफ दिखाई दे रही थी। विक्रम भी ऑफिस से लौट चुका था और मेहमानों के साथ हंसी मजाक में व्यस्त था। अरे शारदा, क्या खुशबू आ रही है, लगता है आज तो शानदार दावत है, विक्रम की मौसी ने कहा। शारदा जी ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, अरे दीदी, बस आप लोगों के लिए खास मेरठ वाले महाराज को बुलाया है। मैंने साफ कह दिया था कि पैसे चाहे जितने लग जाए, लेकिन स्वाद में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। राधिका एक कोने में खड़ी ट्रे में कोल्ड ड्रिंक के गिलास सजा रही थी। यह सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके अस्तित्व पर जोरदार तमाचा मार दिया हो। उसकी मेहनत, उसका पसीना, उसका दर्द, सब किसी झूठे महाराज के नाम पर कर दिया गया था। तभी विक्रम राधिका के पास आया और धीरे से बोला, राधिका, तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो और मुस्कुरा क्यों नहीं रही? माँ ने इतना सब किया है, महाराज बुलवाया ताकि तुम्हें आराम मिले, कम से कम खुश तो दिखो। राधिका कुछ कहना चाहती थी, विक्रम लो, लेकिन तभी शारदा जी की आवाज़ आई, अरे राधिका, जरा अंदर से स्टार्टर तो ले आ, दामाद और मेरी बेटी के लिए। महाराज शायद पीछे वाले हिस्से में काम कर रहे हैं, तो तू बस सर्व कर दे। राधिका चुपचाप रसोई की तरफ चली गई। पार्टी पूरे शबाब पर थी। कोई डांस कर रहा था, कोई गाना गा रहा था। फिर उसके बाद केक काटा गया और खाना शुरू हुआ। सभी खाने की खूब तारीफ कर रहे थे। वाह, यह मटर पनीर तो कमाल का बना है और दाल मखनी का स्वाद तो बिल्कुल होटल जैसा है। उधर विक्रम मेहमानों के बीच बड़े गर्व और आत्मविश्वास के साथ बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर संतोष साफ झलक रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी माँ ने अकेले दम पर पूरे समारोह को कितनी शानदार तरह से संभाल लिया है। सच में माँ जैसी व्यवस्था करना हर किसी के बस की बात नहीं है। उधर मेहमानों का आना जाना लगातार जारी था। तभी राधिका के मायके वाले भी सालगिरह का उपहार लेकर पहुंचे। उन्होंने बड़े प्यार से राधिका के लिए सोने के खूबसूरत झुमके और विक्रम के लिए सोने की अंगूठी भेंट की। जैसे ही गिफ्ट का डिब्बा खुला, शारदा जी की आंखों में एक अलग ही चमक उभर आई। उन्होंने बिना एक पल गवाए फुर्ती से दोनों डिब्बे अपने हाथों में ले लिए और मुस्कुराते ही बोली, अरे अभी बहू तो मेहमानों की सेवा सत्कार में लगी हुई है। इतने कीमती गहने और उपहार यहाँ बाहर रखे रहे तो कहीं इधर उधर हो गए तो परेशानी हो जाएगी। खाना खत्म करने के बाद विक्रम को बहुत तेज से प्यास लगी। पानी का जग खाली था। उसने सोचा, चलो मैं खुद ही किचन से पानी ले लेता हूँ। राधिका तो मेहमानों में व्यस्त होगी। जैसे वह रसोई के दरवाजे तक पहुंचा, उसके कदम अचानक रुक गए। वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रसोई में कोई महाराज नहीं था, कोई हेल्पर भी नहीं था। सिंक में बर्तनों का पहाड़ लगा हुआ था। फर्श पर आटा बिखरा पड़ा था और वहाँ एक छोटे से स्टूल पर राधिका बैठी हुई थी। वो अपने सूजे हुए नंगे पैरों को दबा रही थी, जो कि बहुत तेज दर्द हो रहे थे। अब वह पैर हाथी के पांव जैसे फूल गए थे। उसके सामने एक प्लेट रखी थी जिसमें मेहमानों का बचा कुचा ठंडा पुलाव और थोड़ी सी सब्जी बची कुची रखी थी, जो वह खाने की कोशिश कर रही थी। उसकी साड़ी, जिसे विक्रम बड़े प्यार से खरीद कर लाया था, जगह जगह पानी और हल्दी के दागों से खराब हो चुके थे। विक्रम ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। वहाँ कोई बड़े बड़े बर्तन नहीं थे जो कैटरिंग वाले लाते हैं। वहीं घर के पुराने पतीले और कढ़ाइयाँ थी जो अब जली हुई और गंदी पड़ी थी। यानी यह पूरा खाना 20-22 लोगों का खाना राधिका ने अकेले बनाया था। तभी शारदा जी वहाँ आ गई। उन्होंने विक्रम को नहीं देखा था। उनका ध्यान सिर्फ राधिका पर था। शारदा जी ताने भरे स्वर में बोली, वाह महारानी, यहाँ बैठकर आराम से खाना खाया जा रहा है और उधर मेरी बेटी
दामाद विदा होने वाले हैं, जल्दी से उनके लिए खाना पैक कर दो। साथ ही सास ससुर जेठ जेठानी के लिए भी डिब्बे तैयार रखना। और सुनो, प्रिया बहुत थक गई है, पूरे समय मेहमानों के बीच डीजे में नाचते नाचते थक कर चूर हो गई है। उसके पैरों में तेल लगाकर अच्छी तरह मालिश कर दो ताकि उसे आराम मिल सके। और यह बर्तनों का ढेर कौन साफ करेगा? तेरा बाप जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत काम बचा है, कल सुबह काम वाली भी नहीं आएगी। मुझे सुबह तक पूरा किचन चमचमाता चाहिए। विक्रम जो दरवाजे की ओट में खड़ा था सब कुछ सुन रहा था। यह वही माँ थी जो बाहर सबके सामने कह रही थी कि मेरी बहू तो मेरी बेटी जैसी है। यही वह माँ थी जिसने कहा था कि महाराज आएगा और राधिका को आराम मिलेगा। विक्रम ने एक लंबी सांस ली। उसका भ्रम और विश्वास कांच की तरह टूट चुका था। उसे पिछली रात राधिका की कही बात याद आई। पैरों में सूजन है। उसे राधिका का बुझा हुआ चेहरा याद आया। उसे महसूस हुआ कि वह कितना बड़ा अपराधी बन चुका है। वह चुपचाप ड्राइंग रूम में वापस चला गया। मेहमान अब धीरे धीरे विदा ले रहे थे। शारदा जी, खाना बहुत शानदार था, उस महाराज का नंबर जरूर भेजिएगा, एक रिश्तेदार ने जाते जाते कहा। शारदा जी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं नंबर भेज दूंगी। जब आखिरी मेहमान भी चला गया तो शारदा जी सोफे पर बैठते बोले, उफ, मैं तो थक गई मेहमानों की खातिरदारी करते करते। विक्रम, देखा ना कितना शानदार फंक्शन हुआ, तेरे पिताजी होते तो कितने खुश होते। विक्रम दरवाजे पर खड़ा ताली बजाते हुए चिल्लाया, हाँ माँ, फंक्शन बहुत शानदार था और सबसे शानदार था और मेरठ वाला महाराज। शारदा जी थोड़ा घबरा गई। हाँ, वह तो पीछे के रास्ते से चला गया ना, मैंने पैसे दे दिए। उसे कितने पैसे दिए माँ आपने? विक्रम ने पूछा। मैंने उसे 15,000 रुपये दिए थे कैटरिंग के और 5,000 रुपये अलग से सजावट के लिए। अरे वह सब बाद में देख लेंगे, तू बहुत थक गया होगा, जा पहले आराम कर। शारदा जी ने बात टालनी चाहिए। नहीं माँ, हिसाब आज ही होगा। विक्रम ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और टेबल पर रख दिया। यह डॉक्टर की रिपोर्ट है। पिछले हफ्ते राधिका को चक्कर आया था, मैं उसे चुपके से डॉक्टर के पास ले गया था। तब नहीं जब आप सो रही थी, बल्कि तब जब आप किटी पार्टी में गई थी। डॉक्टर ने कहा है कि उसकी रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है और उसके शरीर में खून की भारी कमी है। उसे पूरी तरह आराम की जरूरत थी। शारदा जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। विक्रम रसोई की तरफ गया और राधिका का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया। राधिका घबराई हुई थी, उसके हाथ अभी भी झूठे थे। इस महाराज को देखिए माँ, विक्रम ने राधिका को सोफे पर बैठाते हुए कहा। यही वह इंसान है जिसने आज आपकी इज्जत बचाई और बदले में आपने इसे क्या दिया? गालियाँ, बचा हुआ खाना और झूठ। विक्रम, तू अपनी माँ से ऐसे बातें कर रहा है? शारदा जी ने रोने का नाटक शुरू कर दिया। मैंने बस पैसे बचाने के लिए यह सब किया। आखिर पैसा घर में ही तो रहना चाहिए, भविष्य के लिए ही तो जोड़ रही हूँ। भविष्य में बड़ा बंगला बनाऊंगी। किसका भविष्य माँ? विक्रम जोर से बोला। एक मरी हुई बहू का भविष्य या ऐसे बेटे का भविष्य जो अपनी पत्नी का हथियारा बन जाए? आपने पैसे बचाए नहीं हैं, आपने मेरी पत्नी का खून चूसा है। मैंने आपको एसी लगवाने के लिए पैसे दिए थे, आपने नहीं लगवाया। और राधिका से कहा कि विक्रम मना कर रहा है, पैसों की तंगी है। मैंने आपको काम वाली रखने के लिए पैसे दिए थे, आपने उसे निकाल दिया और राधिका से कहा कि काम वाली खुद भाग गई। आज आपने कैटरिंग के पैसे भी रख लिए और इस बीमारी हालत में इससे इतने लोगों का खाना बनवा लिया। आप बंगला बनवा रही हैं या बहू की चिता की तैयारी कर रही हैं? राधिका रो रही थी, फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन आज उसे अपने कंधे पर विक्रम का हाथ महसूस हो रहा था। एक सुरक्षा, एक सहारा
विक्रम, यह औरत तुझे मेरे खिलाफ भड़का रही है। शारदा जी ने आखिरी कोशिश की। इसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी माँ। विक्रम ने अपनी आंखें पोंछी। उसकी खामोशी और रसोई में पड़े वो झूठे बर्तन सब सच बोल रहे हैं। मैं अंधा था जो मुझे आपके प्यार के नाटक के पीछे छुपा हुआ यह क्रूर चेहरा दिखाई नहीं दिया। मुझे लगता था आप माँ हैं, लेकिन आप तो मालिक की तरह व्यवहार कर रही थी और उसे बंधुआ मजदूर समझ रखा था। विक्रम ने राधिका को उठाया। चलो राधिका। कहाँ? राधिका ने कांपती आवाज में पूछा। होटल। विक्रम ने दृढ़ आवाज में कहा। आज हमारी एनिवर्सरी है और आज तुम वहाँ खाना खाओगी जहाँ तुम्हें परोसा जाएगा। तुम किसी को परोसोगी नहीं और ना ही बचा कुचा खाना खाओगी। कल से, विक्रम ने माँ की तरफ देखते हुए कहा, कल से इस घर का पूरा हिसाब मैं रखूंगा माँ। राशन से लेकर सभी खर्च तक सब मैं खुद संभालूंगा। आपके हाथ में अब 1 रुपया भी नहीं आएगा। और रही बात सेवा की, तो अब आपकी सेवा वही करेगा जिसे आप पैसे देंगी। मेरी पत्नी अब इस घर में सिर्फ पत्नी बनकर रहेगी, किसी की नौकरानी नहीं। शारदा जी यह सब सुनकर स्तब्ध रह गई। बरसों से बना हुआ उनका जाल एक ही पल में टूट चुका था। विक्रम राधिका को लेकर मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गया। राधिका ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उस बड़े से ड्राइंग रूम में शारदा जी अकेली बैठी थी, बिल्कुल अकेली। उनकी झूठी शान और पैसों का घमंड अब वहीं धरा का धरा रह गया था। गाड़ी में बैठते ही विक्रम ने राधिका के सूजे हुए पैरों को अपनी गोद में रखा और धीरे धीरे दबाने लगा। आई एम सॉरी राधिका, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब और नहीं। राधिका ने विक्रम के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उसने कुछ नहीं कहा। उसके आंसुओं ने ही बता दिया कि आज उसे उसका पति, उसका सम्मान, उसका घर वापस मिल गया था। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।